Hello, in this video we're going to continue the mechanism of digestion. See, in previous videos we had discussed the digestion in the digestion starts from the mouth से digestion start होता है और हम लोगों ने माउथ एंड ईसोफेगस ये दो ऑर्गन्स पढ़ लिए थे mechanism of digestion में. माउथ के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का डाइजेशन होता है जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, और वो भी कितना होता है 40% होता है. तो दैट यू हैव टू बी रिमेंबर. ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास हैं दैट हैव टू बी और दैट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट होनी हैं? कार्ब्स हैं, आपके प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको डाइजेस्ट होना है मेजरली, अगर मैं जनरली बात करूँ तो कार्ब्स का 40% डाइजेशन हमने कहाँ देखा? माउथ के अंदर. अब आगे भी, अब पूरा फूड तो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, तो आगे जो फर्दर ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे और फर्दर डाइजेशन करवाएंगे. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर ऑर्गन इन द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, दैट इज स्टमक. Stomach plays a very important role in the mechanism of digestion. See, stomach is J-shaped organ. हम stomach को क्या बोलते हैं? J-shaped organ बोलते हैं. Like देखिए, ये ईसोफेगस वाला पार्ट है, ठीक है. ईसोफेगस वाला पार्ट जहाँ पे एंड होता है वहाँ लास्ट में एक स्फिंक्टर होता है, टोल्ड यू, है ना. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर. क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर. कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है. अब ये कार्डियक जो स्फिंक्टर है, इससे यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर, दैट इज स्टमक. ये हमारा क्या है? स्टमक है. So this is the stomach and stomach के तीन पार्ट होते हैं. we know this is fundus or we can say fundus, cardiac and pyloric. ये तीन पार्ट होते हैं स्टमक के. we had discussed when we had discussed the complete diagram of alimentary canal, तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है. इसके अलावा एक लास्ट में और स्फिंक्टर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है. लाइक जब ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, उसके जंक्शन पे जहाँ पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं वहाँ पे एक और स्फिंक्टर होता है, दैट इज़ पाइलोरिक. तो जिस रीजन के पास स्फिंक्टर है उसका नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. ऑल्दो फंडस वाला पार्ट पहला है, बट इस वाली पार्ट से यहाँ से कार्डियक स्टार्ट हो जाता है. फंडस वाला जो पार्ट है या फंडस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बल्ज आउट वाला पार्ट होता है ना. इस साइड पार्ट होता है ऐसे, इसलिए हम जो इसका नाम है वो क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर. देन फिर तीनों पार्ट, देन लास्ट में क्या आता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. द स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट हियर. व्हाई? व्हाट इज द रोल ऑफ स्फिंक्टर्स? आई टोल्ड यू, जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. लाइक एक बार फूड स्टमक के अंदर आ गया तो आप अगर उल्टा भी लेटते हो या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो वो फूड वापस से ना जा पाए ईसोफेगस में, तो उसके लिए क्या होता है? ये एंट्री उसकी गार्ड हो जाती है. एक बार वो अंदर आ गया, देन फिर ये वॉल जो होती है, स्फिंक्टर जो होता है इज नथिंग बट अ गेट. ये क्या होता है? फिर क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद एक बार ये क्लोज हो गया तो क्लोज होने के बाद वापस से जो फूड है वो नहीं जाता है ईसोफेगस से किसी के भी अंदर भी, ठीक है. खाना खा के आप एक बार ऐसे मतलब उल्टे लेटे या कोई भी एक्टिविटी करें, इसका मतलब ये नहीं है फूड आपका जो है वो माउथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है. वॉमिटिंग इज़ अनदर थिंग. वॉमिटिंग होता है बट वो एक अनदर थिंग है. जब कोई भी फूड हमको डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, जब कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इन दैट केस वी वॉमिट, है ना. तब हम लोग वॉमिट करते हैं और उस टाइम पे ये जो स्फिंक्टर हैं ये ओपन हो जाते हैं. कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर उस टाइम पे क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, हमारा फूड बाहर आ जाता है, ठीक है. जनरली फूड जो वॉमिटिंग होती है वो स्टमक वाला जो फूड होता है वही बाहर आता है, ठीक है. तो उसके अंदर ये वाला स्फिंक्टर खुलता है. कभी भी इंटेस्टाइन से फूड वापस नहीं आता है, तो फूड कहाँ से आता है? आपके स्टमक से बाहर आता है. वॉमिटिंग जो होती है वो स्टमक से जब फूड बाहर आता है तब होती है. और कभी कभी क्या होती है, अगर यहाँ पे फूड भी नहीं है, जैसे कभी कभी होता है फूड भी नहीं है बट फिर भी एक हम लोग एसिडिटी जो नाम सुनते हैं, विल डिस्कस अबाउट कि एसिडिटी क्यों होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से कुछ एसिड्स जो हैं वो स्टमक के अंदर रहते हैं.
स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टमक का एक नॉर्मल डायग्राम हो गया। जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन, ऑल्दो बिल्कुल कोई जे आपको जे जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है, बट ये जे शेप्ड ऑर्गन है, थोड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ध्यान रखिएगा इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट हो रही है माउथ से, फिर वो स्टमक बनाती है, फिर वो इंटेस्टाइन बनाती है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है और लास्ट में एनस से खुल जाती है। उसका सबसे ब्रॉडर जो पार्ट है वो स्टमक ही है, ठीक है, बाकी सब नैरो ट्यूब है। जो सबसे ब्रॉडर पार्ट है वो कौन है, हमारा स्टमक है, ठीक है। और ये जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी रहता है। हार्ट आपका किस साइड रहता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है। सेम ये भी हार्ट वाले साइड थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारे, जहाँ हमारा हार्ट होता है उस साइड में ये क्या होता है, सिचुएट रहता है। दैट्स वाई इसका ये वाला पार्ट ज़्यादा हार्ट की साइड है, बल्ज आउट, इसलिए इसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं हम। हार्ट की साइड मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है एब्डोमेन के अंदर, जहाँ पे हमारा हार्ट जिस साइड होता है उस साइड। नेक्स्ट थिंग इज जो स्टमक की जो वॉल है ना, स्टमक इज कंसिस्टिंग ऑफ, जब हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये जो वॉल है, ये जो हमें इतनी सी वॉल दिख रही है, ये खूब सारी लेयर्स की मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें खूब सारी लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, म्यूसिलेरियस, ऐसे 4 जो लेयर्स होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। बट इन योर सिलेबस, आप हमारे सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच, है ना। वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर हिस्टोलॉजी इन क्लास 11th के अंदर हम लोग इसको फर्दर पढ़ेंगे, अगर आप बायो लेते हो तो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टमक का स्ट्रक्चर है, इसकी जो वॉल्व होती हैं यहाँ पे होती हैं ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं, दे आर हैविंग 3 टाइप ऑफ सेल्स, 3 सेल्स होती हैं इनके पास। कौन कौन सी सेल, ध्यान से सुनिए, चीफ सेल और पेप्टिक सेल। कौन सी सेल, सबसे पहली सेल कौन सी होती है ग्लैंड्स के अंदर, चीफ सेल और पेप्टिक सेल। दूसरी सेल होती है गॉबलेट सेल और तीसरी सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये तीनों सेल कुछ सीक्रेशन रिलीज करती हैं। लाइक जो चीफ सेल है वो रिलीज करती है पेप्सिनोजन, ठीक है, जो कि क्या है, एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। पेप्सिनोजन क्या है, एंजाइम है। और जो गॉबलेट सेल है वो रिलीज करती है म्यूकस। ऑक्जेंटिक सेल जो है वो रिलीज करती हैं HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वी नो हाउ मच कोरोसिव इट इज, है ना। तो ये 3 टाइप की सेल जो हैं वो 3 टाइप के सीक्रेशन करती हैं, और हम इन तीनों सीक्रेशन को कंबाइनली बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। सो स्टमक की लेयर में, स्टमक की वॉल में अंदर क्या होती हैं, 3 आपके पास कुछ ग्लैंड्स होती हैं। वो जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक पूरा कंबाइंड जूस रिलीज़ करती हैं स्टमक के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है तभी रिलीज़ होता है ये चीज़, है ना। ऐसे हर टाइम पे तीनों जूस, जब डाइजेशन हो रहा है तभी ये सारे सीक्रेशन हो रहे हैं। लाइक माउथ में भी सलाइवा मेनली ज़्यादा कब रिलीज़ होता है, जब हमारा फूड, जब हम लोग फूड लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हो रहा होता है तब, ठीक है। सो क्या हुआ, स्टमक के अंदर ये जो वॉल्स हैं, ये जो फ्लूइड या फिर सीक्रेशन जो रिलीज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। एंड गैस्ट्रिक जूस इज कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन थिंग्स दैट आर पेप्सिनोजन, दैट इज एन एंजाइम, म्यूकस, म्यूकस इज नथिंग बट वही थोड़ा सा जो विस्कस चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। एंड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 3 चीज़ें रिलीज होती है। म्यूकस इज लाइक अ वेस्लीन जैसा कुछ सब्सटेंस, जैसे पेट्रोलियम जेली होता है उस टाइप का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, कोटिंग करता है ये जनरली। और इनको रिलीज करने वाली सेल, पेप्सिनोजन को कौन सी सेल रिलीज करती हैं, चीफ सेल्स, म्यूकस को गॉबलेट सेल्स, एंड HCl को ऑक्जेंटिक सेल्स। इट्स ओके ना। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन कि रिलीज तो हो गई, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें प्रेजेंट है, बट व्हाट इज देयर रोल। तो ये एंजाइम है और एंजाइम हमेशा क्या करेगा, कुछ ना कुछ डाइजेशन का काम करेगा। सो ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, प्रोटीन डाइजेशन मतलब प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज के अंदर। देखिए डायरेक्ट आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो, अब प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट होना है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, प्रोटीन्स को कन्वर्ट होना है अमीनो एसिड में। तो डायरेक्ट प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, स्टेप्स होते हैं। पहले प्रोटीन है वो पेप्टोन्स एंड
प्रोटियोजेस, इनके अंदर कन्वर्ट होगा और फिर इसके बाद किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड के अंदर। बट अमीनो एसिड तक का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट के अंदर ये क्या होता है, इस बड़े पार्ट से इन छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये जो पेप्सिनोजन है ना बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है। और इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव होके क्या बना लेता है, पेप्सिन, और ये पेप्सिन एक्चुअल में वर्क करता है। तो पहले पेप्सिनोजन रहता है गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, और जो पेप्सिन है वो वर्क करता है प्रोटीन्स पे एंड डाइजेस्टेड इनटू प्रोटियोज और पेप्टोन्स, इनके अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पहले पेप्सिनोजन होता है, वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। द रीज़न बिहाइंड हम अभी जानेंगे कि क्यों ये एक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों नहीं रहता पेप्सिन हमेशा, ठीक है, क्यों इसको एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें दूसरी चीज़ क्या है, म्यूकस है। म्यूकस जो है वो गॉबलेट सेल रिलीज करती है एंड द फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम HCl सीक्रेशन। देखो एक HCl का भी सीक्रेशन हो रहा है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, अब उसका कोई ना कोई रोल है, विल डिस्कस। तो ये जो HCl होता है ये इतना करोसिव, अगर बाहर हमें कहीं HCl गिर जाए तो हमारा पूरा स्किन जल जाएगा। बट अब और अंदर तो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, वहाँ पे अगर HCl हुआ तो हमारे पूरे पेट को जला देगा। सो टू प्रिवेंट दैट पहले क्या रिलीज होता है, म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, स्टमक के साइड में कोटिंग कर देता है, ठीक है, ऐसे स्टमक की लेयर के साइड में कोटिंग हो जाती है। और अब जो रिलीज होता है यहाँ पे HCl, वो क्या करता है, इसको डायरेक्ट वॉल के कांटेक्ट में नहीं आता और म्यूकस पे कोई इसका एक्ट नहीं होता, ठीक है, म्यूकस कोई हार्म नहीं कर सकता और डायरेक्ट वॉल के कांटेक्ट में आ नहीं रहा है। तो जो वॉल है वो बच गई, बिकॉज म्यूकस की कोटिंग हो गई वॉल पे, स्टमक की वॉल पे, तो वो HCl से अब बच जाएगी, ठीक है, जलेगी नहीं, वो जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। नाउ अब फंक्शन आता है HCl का। HCl को कौन रिलीज करता है, ऑक्जेंटिक सेल, एंड द फंक्शन इज, दो फंक्शन है इसकी। पहला फंक्शन है किल करता है माइक्रोब्स को। अब HCl की प्रेजेंस में माइक्रोब सर्वाइव नहीं करते तो ये किल करता है। अच्छा एक बात हम जाने, जब भी हम फूड खाते हैं तो उसमें खूब सारे बैक्टीरियाज, खूब सारे माइक्रोब्स, खूब सारे जर्म्स होते हैं, है ना। अगर वो हमारे फूड में एज एन आ जाए और हमारा कोई उसके लिए प्रोटेक्टिव, है ना, हमारे पास चीज़ ना हो, तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को बहुत ज़्यादा हार्म कर देंगे, हमें डिजीज़ कर देंगे। फॉर दैट पर्पस माउथ के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है सलाइवा के अंदर, वो भी बैक्टीरिया को किल करता है। अगर माउथ के अंदर फिर भी कोई बैक्टीरिया रह जाते हैं जो लाइसोजाइम से किल नहीं होते, तो वो पेट के अंदर जाके हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, वो HCl क्या करता है, किल करता है उन माइक्रोब्स को, ठीक है। एंड द सेकेंड फंक्शन इज इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। नाउ HCl है, HCl इज द एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। नाउ हियर इज द थिंग, पेप्सिनोजन जो है उसको एक्टिवेट होने के लिए कोई ना कोई सिग्नल चाहिए, और वो सिग्नल क्या है, ये एसिड। ये एसिड की प्रेजेंस में ये फटाफट से पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और पेप्सिन जो है वो एक्ट करेगा प्रोटीन्स पे और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। सो होल थिंग्स इज पूरी चीज़ कैसे है, लाइक सबसे पहले फूड आया है ना आपके स्टमक में, जैसे ही फूड आता है आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या है, ये तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले म्यूकस जो है वो फटाफट से कोटिंग कर देता है, आजू बाजू जो म्यूकस है वो पूरा फैल जाता है लेयर पे, और क्योंकि HCl उसको हार्म ना कर पाए। अब जो HCl है वो माइक्रोब्स वगैरह को किल करेगा, और दूसरा HCl की प्रेजेंस देखते ही जो पेप्सिनोजन था गैस्ट्रिक जूस में वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। HCl की प्रेजेंस देखते ही ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेशन करेगा किसका, प्रोटीन्स का, इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहता है पेप्सिन? पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिनोजन। तो ये पेप्सिनोजन के अंदर क्यों रहता है, पहले डायरेक्ट एक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों नहीं रहता, लाइक HCl एंड म्यूकस, ये तो कोई अलग से एक्टिव नहीं हो रहे, पहले अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में है। और ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है, नॉर्मल सब्सटेंस है, और ये एक एंजाइम है ना, एक एंजाइम आपको जनरली स्टमक के अंदर ये वाला याद रखना है। और भी वेरियस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एक लाइपेज भी होता है, थोड़ा सा रिनिन भी होता है ना, बट उनका हमें इतना याद नहीं रखना है। रिनिन जो होता है वो मिल्क में जो प्रोटीन होता है ना, उनका डाइजेशन करता है, बट हमको इतना याद नहीं रखना है, वो सब 11th 12th में हम लोग डिस्कस करेंगे,
ठीक है। अब हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों रहता है? बिकॉज हमारा बॉडी, ये मुझे बताइए किससे मिलके बना हुआ है? पूरा प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। हमारा स्टमक, हमारा जितना भी ऑर्गन्स हैं, सब के अंदर प्रोटीन है मैक्सिमम अमाउंट में। नाउ अगर ये एक्टिवेटेड रहा तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये मेरी बॉडी का प्रोटीन है या बाहर का प्रोटीन है। जहाँ पे भी पेप्सिन को प्रोटीन दिखा वो उसको तोड़ देगा, डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करना इस तोड़ना है ना, उसका स्ट्रक्चर को क्या करना, डिसओरिएंट करना, तोड़ देना। तो ये क्या करेगा, हमारा पूरा स्टमक भी तो प्रोटीन्स का मिलके बना हुआ है, तो पेप्सिन अगर ऐसे के ऐसे एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता तो सबको डाइजेस्ट कर देता, हमारे स्टमक को भी डाइजेस्ट कर देता। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले ये पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है, जैसे ही खाना आता है ये पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन जो है वो फूड के ऊपर वर्क करता है, मतलब प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। पूरे फूड में से सिर्फ प्रोटीन पे वर्क करेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। और जैसे ये काम हो जाता है तो फिर एक और हार्मोन होता है, ठीक है, फर्दर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, स्टोमेटोस्टैटिन, गैस्ट्रीन, ये जो कुछ हार्मोन होते हैं ना, एंजाइम्स अलग होते हैं, हार्मोन्स अलग होते हैं, विल डिस्कस। वो जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करेंगे, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं स्टमक के अंदर जो इस पेप्सिन को वापस से इनएक्टिव कर देंगे, दैट इज पेप्सिनोजन फॉर्म में। तो कितना रेगुलेटेड मैनर में हमारा डाइजेशन होता है, सोचिए। अगर पेप्सिन ऐसे ही रहता तो हमारा स्टमक तो कब का डाइजेस्ट हो जाता, एक्टिव फॉर्म में रहता तो, बिकॉज हमारा स्टमक खूब सारे प्रोटीन, हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो वो डाइजेस्ट हो जाते। सो फॉर दैट पर्पज़ जो हमारा पेप्सिन है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हमेशा पेप्सिन नहीं रहता, पहले वो पेप्सिनोजन फॉर्म में रहता है। जैसे ही फूड आता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक बार डाइजेशन करने के बाद वापस से कुछ हार्मोन उसको सिग्नल देते हैं और उसको कन्वर्ट करवा देते हैं किसके अंदर, वापस से इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, दैट इज पेप्सिनोजन। नाउ इट्स ओके, इट इज क्लियर, है ना। बहुत ईजी चीज़ है, आपको यही याद रखना है। आपका जो स्टमक है जे शेप्ड है, वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर ऑर्गन है। और इसके लेयर के अंदर स्टमक की वॉल में जो होते हैं वो तीन क्या होते हैं, सेल्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो तीन चीज़ें रिलीज़ करेंगे। मतलब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन, या आप पेप्सिन भी बोल सकते हो आपके लेवल पे, ज़रूरी नहीं है पेप्सिनोजन बोलना, बट मोर करेक्ट ध्यान रखना हमेशा पेप्सिनोजन ही होगा, बिकॉज एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन तो। बट आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा तो आप पेप्सिन बोलोगे, बिकॉज पेप्सिनोजन तो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो आपको पेप्सिन याद रखना है ना, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जस्ट पेप्सिनोजन। तो ये तीनों क्या क्या अपना फंक्शन करेंगे, देन आपको याद रखने हैं इन सब के फंक्शन, ठीक है। HCl क्या करेगा, माइक्रोब को किल कर दिया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, मतलब क्या कर दिया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक्टिव कर दिया पेप्सिन को। नेक्स्ट है म्यूकस ने क्या किया, कोटिंग लेयर बना दी ताकि HCl से बच पाए स्टमक, और पेप्सिन ने फिर अपना काम कर ही दिया, लास्ट में जो मेन वर्क था डाइजेशन करना था प्रोटीन का, ठीक है। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड अ डाइजेशन इन द स्टमक, स्टमक के अंदर हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया। और दो स्फिंक्टर आपको याद रखने हैं, दोनों साइड गेट होते हैं जो एंट्री और एग्जिट को गार्ड करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ऑर्गन विल डिस्कस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट विल डिस्कस, विल डिस्कस स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉइल होके पूरा क्या बना लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज 6.8 मीटर। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 to 8.5 मीटर आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें से 6.5 मीटर अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो सोचिए कितना बड़ा है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल का मेन प्रपोर्शन कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। ये नैरो होता है और हाईली कॉइल्ड होता है, बिकॉज अगर ये कॉइल ना हो, सीधा का सीधा है, तो हमारी बॉडी में आएगा ही नहीं, तो ये कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है, कॉइल होके उलझ के हमारा एब्डोमिनल एरिया में रहता है, ठीक है। और ये जो है वो हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्ग होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोर के अंदर इससे भी लॉन्ग होती है, 6.5 से भी। नाउ व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, हर्बीवोर और कार्निवोर के अंदर डिफरेंस होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ का। और ये क्वेश्चन आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि वाई इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ हार्बीवोर और कार्निवोर।
क्या हार्बीवोर और कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ में कोई डिफरेंस होता है, और इफ़ अगर होता है तो क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़, हाँ आपको सबसे पहले बोलना है डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस होता है? हार्बीवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कंपेरेटिवली लॉन्ग होती है देन कार्निवोर, लॉन्ग, ठीक है, लेंथ वाइज। अब क्यों लॉन्ग होती है? बिकॉज जो हार्बीवोर्स होते हैं ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अभी तक माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, वो भी 40%। स्टमक के अंदर आपके प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। अभी भी आपके फूड में कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट है 60% जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है। फैट्स का तो बिल्कुल अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, दैट इज अमीनो एसिड में अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा जाके, ठीक है, पूरी हर चीज़ें कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी। सो हार्बीवोर की लॉन्ग इसलिए होती है बिकॉज हार्बीवोर्स क्या कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स, और प्लांट्स जो खाते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज इस टाइप का, अब सेल्यूलोज इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है सेल्यूलोज, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का ही एक क्या है, फॉर्म है सेल्यूलोज, बड़ा फॉर्म, जब खूब सारे कार्बोहाइड्रेट एग्रीगेट होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज है इसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी तो ये ज़्यादा देर रह पाएगा उसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो डाइजेशन ज़्यादा हो पाएगा। तो ये द रीज़न बिहाइंड द हार्बीवोर्स हैविंग द लॉन्ग your comparatively more long small intestine is because they generally consume cellulose, and cellulose take more time as compared to normal carbohydrate to be digested. डाइजेस्ट होने के लिए सेल्यूलोज को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी उसमें उतनी देर तक फूड रहेगा और उतनी देर तक उसका डाइजेशन अच्छा हो पाएगा। तो इसका रीज़न आपको ये देना है। तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, इवन एब्जॉर्प्शन भी सारा यहीं पे होता है। हम लोग ने 5 स्टेप पढ़े थे न्यूट्रिशन के, तो हम लोग अभी सेकंड वाला स्टेप कर रहे हैं, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन आता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट भी यहीं पे होता है। वी विल डिस्कस व्हेन वी विल गोइंग टू डिस्कस द एब्जॉर्प्शन पार्ट, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आपको अभी तक क्या याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। हर्बीवोर्स के अंदर ये नॉर्मल से भी ज़्यादा लॉन्ग होता है, जो कार्निवोर्स के अंदर जितना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उससे भी लॉन्ग होता है हार्बीवोर के अंदर, बिकॉज हार्बीवोर जो कंज्यूम करते हैं वो होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। हार्बीवोर के अंदर क्यों होता है ये, बिकॉज हार्बीवोर जो है फीड ऑन सेल्यूलोज and cellulose require more time to digest। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर। कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी छोटी होती है, बिकॉज वो जनरली क्या ले रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्लांट के जनरली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। एनिमल, कार्निवोर तो एनिमल खाता है तो उसका तो जनरली जल्दी डाइजेशन हो जाता है। और ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है हर चीज़ का, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है माउथ में और फिर हुआ है आपका स्टमक में प्रोटीन्स का। कंप्लीट डाइजेशन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। वी विल सी दैट कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब देखिए हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर 3 सीक्रेशंस होते हैं, 3 चीज़ों का फ्लूइड इसके अंदर होता है। एक तो खुद का स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, और वी कैन से इंटेस्टाइनल जूस, और क्या बोल सकते हैं इसको, इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज करेगी। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो रिलीज करती हैं सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा दूसरा जो सीक्रेशन है, पहला सीक्रेशन तो ये हो गया, दूसरा सीक्रेशन आता है फ्रॉम लिवर।
दूसरा सीक्रेशन आता है लीवर से, दैट इज बाइल, उसको हम क्या बोलते हैं, उस सीक्रेशन को बाइल बोलते हैं। तीसरा सीक्रेशन आता है पेनक्रियास से, पेनक्रियास से जो होता है पेनक्रियाटिक जूस, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 चीज़ों का सीक्रेशन आता है, ठीक है। पहला तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज करती है, ठीक है, अपना जूस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, और मोर टेक्निकली वी कैन से सक्कस एंटेरिकस। इसके अलावा लीवर से इसके पास सीक्रेशन आता है, दैट इज बाइल, एंड पेनक्रियास से सीक्रेशन आता है, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। लाइक ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका स्टमक वाला रीजन है, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 चीज़ों के सीक्रेशन है। एक तो लीवर से एक ग्लैंड, एक ट्यूब आती है जो अपना सीक्रेशन देती है, एक पेनक्रियास से आती है, और एक इंटेस्टाइन खुद रिलीज करता है, ठीक है। तो ये तीनों सीक्रेशन वो हो गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, वी नो, वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक ये लार्ज है, ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और इसके बीच में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लाइक दिस, ठीक है। हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है ऐसे, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला पार्ट होता है यहाँ, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सी शेप्ड पार्ट होता है, ठीक है। ये स्टमक हो गया, इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम। देन बीच वाला जो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, दैट इज जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो लास्ट में इसको ज्वाइन करेगा लार्ज इंटेस्टाइन को, वो कौन सा पार्ट होता है, इलियम। तो ये 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट, सी शेप पार्ट होता है, स्टमक से कनेक्टेड होता है। देन आपका हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है बीच में, दैट इज जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा फिर, उसको हम बोलते हैं इलियम, ठीक है। नाउ अब देखो होता क्या है, तो ये 3 चीज़ों का सीक्रेशन इसके पास आता है। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो एक बार वापस देखते हैं चीज़ें हमारे फूड में क्या क्या प्रेजेंट है। कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, प्रोटीन है, किन किन चीज़ों का डाइजेशन हमें करना है, और क्या है, फैट है। अब हम लोगों ने बोला था द स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो कार्ब्स का किसके अंदर डाइजेशन होना है, लास्ट मैंने बोला था ग्लूकोज, दैट इज ये क्या है, सिंपल शुगर, क्या है ये, सिंपल शुगर है। प्रोटीन्स को किसमें डाइजेस्ट होना है, अमीनो एसिड के अंदर, लास्ट है ये, इससे पहले पेप्टोन्स, प्रोटियोज है ना, ये चीज़ भी आती है। और फैट को लास्ट में किसके अंदर डाइजेस्ट होना है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो ये क्या है, ये जो 3 चीज़ें हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये इनका फेट है। इनको कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होंगे। और ये जो कंप्लीट डाइजेशन है, अभी तक देखिए माउथ के अंदर थोड़ा बहुत किसका डाइजेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके अंदर हुआ, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सबसे छोटी चीज़ ग्लूकोज है। ये जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्बेबल हैं, इनको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ये बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ में कन्वर्ट हुई हुई चीज़ें, ठीक है। और स्टमक के अंदर आपका किसका डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोटीन्स इसके बीच वाली स्टेज में आए हैं, दैट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज, ठीक है। अभी वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे। सो एक कंप्लीट जो डाइजेशन होना है इन सब का, वो किसके अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 3 जूसेस, ठीक है। इन तीनों जूसेस के बारे में बात करेंगे, जो लिवर से आता है, जो पेनक्रिया से आता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है। इनके पास क्या एंजाइम्स होते हैं और वो इस फूड के इन कंपोनेंट पे किस तरीके से एक्ट करते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है। विल डिस्कस दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।